विद्यार्थियों, आज हमारा एक कक्षा 11 का एक टॉपिक है वसा। तो आज हम वसा, जिसे लिपिड या फैट भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो वसा एक कार्बनिक पदार्थ होता है। जैसे इसका एक ग्रीक वर्ड है लिपोस। तो लिपोस से ये जो लिपिड बना है, इसका अर्थ फैट होता है। तो वसा को लिपिड भी कहते हैं और इसको फैट भी कह देते हैं। एक ब्लूर एक साइंटिस्ट हुए हैं। तो ब्लूर ने क्या किया, लिपिड शब्द का उपयोग करते हुए इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जैसे सरल वसा है, संयुक्त वसा है, व्युत्पन्न वसा है। तो इनका जो वर्गीकरण है वो ब्लूर ने लिपिड शब्द का उपयोग करते हुए इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये जो वसा होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं, अर्थात CHO से बने होते हैं। लेकिन कुछ लिपिड या वसाएं ऐसी होती है जिनके अंदर फॉस्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है या सल्फर भी हो सकता है। जैसे फॉस्फोलिपिड के अंदर फॉस्फोरस पाई जाती है, तो इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी पाए जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन इसकी बात करें वसा की, तो ये CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। आखिर इनका निर्माण कैसे होता है? तो हम निर्माण की बात करें तो जो फैट या लिपिड होते हैं उनका निर्माण वसीय अम्ल एवं एल्कोहल से होता है। ये याद रखिएगा, जितनी भी वसाएं होती है उनका निर्माण में दो प्रमुख घटक होंगे। एक तो वसीय अम्ल होगा जिसको फैटी एसिड कहते हैं अंग्रेजी में, और एक एल्कोहल होगा। इससे दोनों मिलकर बनेंगे। अब जो एल्कोहल होता है उसमें सर्वमान्य जो सबसे साधारण एल्कोहल की स्थिति में आता है वो होता है ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल होता है ये सर्वमान्य या सबसे साधारण प्रकार की वसाएं निर्मित करता है, सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। तो हम इतना कह सकते हैं कि वसा का निर्माण है वो वसीय अम्लों से और एल्कोहल से होता है। अब जो एल्कोहल सबसे ज़्यादा मिलता है वो ग्लिसरॉल होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। अब एस्टर क्या होते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि वसीय जो अम्ल होते हैं वो उसके अंदर लंबी श्रृंखला होती है। तो उसमें एक सिरे पर COOH ग्रुप होता है जो अम्ल समूह होता है, और एल्कोहल में OH समूह होता है। तो जब अम्ल समूह और OH आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बंध बनता है। तो एस्टर बॉन्ड बना और एस्टर बॉन्ड से जो यौगिक बना वो वसाएं होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो वसा होती है वो वसीय अम्ल और एल्कोहल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो फैटी एसिड होते हैं या वसीय अम्ल होते हैं ये होते क्या है? तो ये एक तरह के अम्ल होते हैं, लेकिन इनमें जो कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है वो काफ़ी लंबी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए एक श्रृंखला है CH3 CH2 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 और COOH। तो ये एक इतनी लंबी श्रृंखला है। तो जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अम्ल होते हैं, अर्थात जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अम्ल होते हैं उनको फैटी एसिड कहा जाता है। हालांकि सभी जो अम्ल होते हैं वो फैटी एसिड ही होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से वसा निर्मित करते हैं उनमें लगभग 4 से ऊपर ही कार्बन पाए जाते हैं, ये देखा गया है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनको वसीय अम्ल या फैटी एसिड कहा जाता है। फैटी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वसाएं बनाने में उपयोग लिए जाते हैं या इनसे वसाएं निर्मित होती है। अब इसके देखिए, एक साइड में पूरी कार्बन श्रृंखला है, एक तरफ इसके COOH समूह लगा हुआ है, और में एल्कोहल के अंदर हम कहते हैं कि OH समूह होता है। तो होगा क्या कि जो अम्ल होगा उस अम्ल के से H और OH मिलकर जल के अणु का निष्कासन करेंगे और वहाँ पर एक बंध बनेगा जिसका नाम है एस्टर बंध। तो एस्टर बंध बनते ही वसा का संश्लेषण हो जाता है। अगर हम एक इसके साधारण सूत्र की बात करें वसीय अम्ल की, तो साधारण सूत्र देखो CH3 CH2N। अब ये N है वो कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं। ये जो N है ये 1 2 3 4 आगे कितने भी हो सकते हैं, और लास्ट में इसके जो समूह लगा होता है वो COOH। तो लंबी कार्बन श्रृंखला के जो जितने भी अम्ल होते हैं उनको हम फैटी एसिड कह देते हैं, और लगभग वसाएं हैं वो 4 कार्बन से ऊपर वाले फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें मुख्य रूप से वसा निर्मित होती है। अब ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देखो, जो इन कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो सभी के बीच में,
या ऐसा भी हो सकता है कि इसका 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में या तो हो सिंगल बंध या कार्बन कार्बन के बीच में हो डबल बॉन्ड। तो इस आधार पर हम वसीय अम्ल को 2 भागों में बांट देते हैं। तो वो 2 भाग ये हैं, कौन कौन से हैं? पहला है संतृप्त वसीय अम्ल, जिसको हम कहते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। ये संतृप्त है, अर्थात ये जितने भी अम्ल होते हैं इनके कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा इसमें। तो जितने भी वसीय अम्ल है और उनके अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बंध पाया जाता है, तो उसको हम संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक इसका अम्ल है कैप्रिलिक अम्ल। कैप्रिलिक अम्ल जिसमें कार्बन 8 होते हैं कुल मिलाकर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बन अपन जब इनकी काउंटिंग करते हैं तो जो ये COOH का C आता है ये भी इसके अंदर काउंटिंग में उपयोग में आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 प्रकार के इसमें 8 है वो कार्बन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कैप्रिलिक अम्ल हो गया। ये जो हमने ऊपर सूत्र लिखा है ये किसका सूत्र हो गया? कैप्रिलिक अम्ल का। तो इसमें सभी में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है। तो कैप्रिलिक अम्ल जिसमें कार्बन 8 होते हैं, ये COOH वाला कार्बन काउंटिंग में या गिनती में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कैप्रिलिक अम्ल के बाद में होता है कैप्रिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 10 होती है। कार्बन की संख्या इसके अंदर 10 होती है। इसके बाद में होता है ल्यूरिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 12 होती है। मिरिस्टिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 14 होती है। पामेटिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 16 होती है। इसको अंग्रेजी में पालमिटिक लिखते हैं, एल साइलेंट रहता है बोलने में, तो पामेटिक अम्ल इसको बोला जाता है। स्टेरिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 18 होती है और आर्किडिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 20 होती है। तो 8 10 12 14 16 18 20 ये जो मुख्य जो वसीय अम्ल होते हैं जो सबसे ज़्यादा वसाओं में पाए जाते हैं वो हमने इसके उदाहरण के तौर पर देखे हैं। तो इसमें इसके नीचे जैसे प्रोपेनोइक भी अम्ल हो सकता है, ब्यूटेनोइक भी हो सकता है, पेंटेनोइक भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं वो इनमें से यूज किए जाते हैं वसाओं में। तो कैप्रिलिक अम्ल कार्बन संख्या 8, 10 वाला कैप्रिक, 12 वाला ल्यूरिक, 14 वाला मिरिस्टिक, 16 वाला पामेटिक, 18 वाला स्टेरिक और 20 वाला आर्किडिक। तो आप इसमें देख रहे हो कार्बन की संख्या सब में सम संख्या है। तो जो नेचुरली वसीय अम्ल होते हैं उनमें कार्बन की संख्या सम या इवन होती है, ये इसमें देखा गया है, यह ध्यान रखने वाली योग्य बात है। तो इसको आप याद भी कर सकते हो, जैसे कैप्रिक ल्यूरिक, मिरिस्टिक, पामेटिक, स्टेरिक, आर्किडिक। तो इसको एक ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, इसको एक को याद कर लो। जैसे इसमें आप इसको इस तरह से याद कर लो कि कैप्रिक को जो सी से लिखते हैं तो सी सी ले मेरे पास आ। इस ट्रिक से इसको याद कीजिए आप, सी ले मेरे पास आ। सी से कैप्रिलिक याद कर लो, कैप्रिक उससे थोड़ा 2 कार्बन वाल से ज़्यादा है, कैप्रिक, सी से कैप्रिक, ले से ल्यूरिक, मेरे से मिरिस्टिक, पास से पामेटिक, से स्टेरिक और आ से आर्किडिक अम्ल। तो सी ले मेरे पास आ, इससे आप संतृप्त वसीय अम्लों को याद कर सकते हो इस ट्रिक्स के द्वारा। तो सी से कैप्रिलिक हो गया, और फिर सी से कैप्रिक हो गया, ले से ल्यूरिक हो गया, मे से मेरिस्टिक हो गया, मेरे से पास से पामेटिक हो गया, से स्टेरिक हो गया और आ से आर्किडिक अम्ल हो गया। तो इसमें कुछ विशेष बातें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन की संख्या सम पाई जाती है। आप देख रहे हो 8 10 12 14 16 18 20, ये सब सम संख्या में है। जो प्राकृतिक रूप से जो वसीय अम्ल मिलते हैं उनमें सम संख्या में पाए जाते हैं। सबसे साधारण वसीय अम्ल सबसे जो छोटा है वो फॉर्मिक अम्ल है, HCOOH सबसे छोटा ये, और सबसे साधारण वसीय अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। जितने भी जंतु होते हैं एनिमल, उनके पेट में मुख्यतः पामेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल होता है, 16 वाला और 18 वाला।
ध्यान रखिए कि जितने भी जंतु हैं उनके फेट, जो हम देसी घी खाते हैं या मक्खन खाते हैं, तो उनमें पामिटिक अम्ल या स्टेरिक अम्ल मुख्य रूप से फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले जो संतृप्त वसीय अम्ल है वो ये देखा गया है कि ये सामान्य ताप पर जैसे 20 डिग्री पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये 20 डिग्री तक आते आते जम जाते हैं, अर्थात सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। जैसे हम घी देखते हैं तो घी है वो जम जाता है सामान्य ताप पर आते आते। दूसरा इसका रूप है असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? तो असंतृप्त वसीय अम्ल को हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अर्थात ये संतृप्त नहीं है, अर्थात इनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 बंध होते हैं। एक तो होता है लेकिन कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। ये एक डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसको असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। अब ये डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो देखते हैं अपन। इसका एक उदाहरण है जैसे मेरिस्टोलिक एसिड। मेरिस्टोलिक, ऊपर वाला तो हमने मेरिस्टिक पढ़ा था, ये है मेरिस्टोलिक एसिड। इसमें कार्बन की संख्या 14 होती है और इसमें डबल बॉन्ड की संख्या 1 होती है। डीबी का मतलब मैंने यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड। जो पामिटोलिक अम्ल है वो हमने ऊपर पामिटिक पढ़ा था, ये है पामिटोलिक। इसमें कार्बन की संख्या 16 होती है, इसमें डबल बॉन्ड 1 होता है। ओलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण एसिड है जो पादपों में पाया जाता है। कार्बन की संख्या इसमें 18 होती है, इसमें डबल बॉन्ड 1 होता है, डबल बॉन्ड 1 होता है। लिनोलिक एसिड, जो लिनोलिक एसिड है उसमें कार्बन की संख्या 18 होती है लेकिन डबल बॉन्ड 2 होते हैं। अरेकिडोनिक एसिड, जो अरेकिडोनिक एसिड है उसमें कार्बन की संख्या 20 होती है, डबल बॉन्ड 4 होते हैं। और इरुसिक एसिड जिसमें कार्बन की संख्या 22 होती है और उसमें डबल बॉन्ड 1 होते हैं। तो इस तरह से डबल बॉन्ड के कारण इनका नाम है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप इसको असंतृप्त वसीय अम्ल को भी याद रखिएगा। इसमें आप जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ओलिक अम्ल, जो बहुत सारे पादपों में मिलता है। लिनोलिक अम्ल है ये बहुत सारे पादपों में मिलता है, और आर्किडोनिक अम्ल है ये बहुत सारे पादपों में पाए जाते हैं। जितने भी वनस्पति तेल है, जो ऑयल हम तेल लेते हैं काम में, उनमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। असंतृप्त जो वसीय अम्ल है वो अधिक मात्रा में होते हैं। संतृप्त भी होते हैं लेकिन असंतृप्त वसीय अम्ल है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसी में तो लगभग 40, 50, 60% तक भी असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ये जो असंतृप्त होते हैं ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में बने रहते हैं, इस कारण ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं क्योंकि ये जमते नहीं है, द्रव अवस्था में रहते हैं। जबकि ये जो सामान्य अवस्था में ठोस रहते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब जैसे घी खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जबकि वनस्पति तेल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माने जाते हैं। कारण ये है कि इनमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जो अस्थायी होते हैं इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये टूट जाते हैं। जबकि संतृप्त ऑलरेडी संतृप्त है तो इनका ब्रेकडाउन या जो अपघटन है वो आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये तो हमने वसीय अम्ल पढ़े थे, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा इसका घटक है गिल्सरोल। ये जो गिल्सरोल होते हैं, हमने कहा था कि वसाएं हैं वो वसीय अम्ल और गिल्सरोल से बनी होती है। तो गिल्सरोल क्या है? तो ये गिल्सरोल का सूत्र है CH2OH CHOH CH2OH। तो इसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। तो हम गिल्सरोल को कहते हैं ट्राई, यानी 3 हाइड्रोक्सी मतलब OH और एल्कोहल है, ये OH है तो एल्कोहल है ही। तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। तो गिल्सरोल है वो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है जो सबसे ज़्यादा वसा बनाने में निर्मित होता है या काम में आता है। अब इसके साथ क्या होता है, जैसे ये एक OH समूह है तो इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ेगा, इसके साथ यहाँ पर दूसरा फैटी एसिड जुड़ेगा, यहाँ पर तीसरा फैटी एसिड जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक एस्टर बंध बनेगा, यहाँ दूसरा एस्टर बंध बनेगा, यहाँ तीसरा एस्टर बंध बनेगा। तो ये सबसे प्रमुख और सामान्य वसाएं बनेगी गिल्सरोल के द्वारा। तो देखिए अगर एक अणु गिल्सरोल है, मान लीजिए एक अणु गिल्सरोल है, इसमें केवल एक ही फैटी एसिड जुड़ा तो हम उसको कह देंगे मोनोग्लिसराइड। 2 जुड़ते हैं तो उनको कह देंगे डाइग्लिसराइड।
अगर 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तीनों, तो हम उसको कह देंगे ट्राईग्लिसराइड। तो सबसे जो प्रमुख रूप है वो होता है ट्राईग्लिसराइड। तो अर्थात हमारी वसाएं हैं वो किस रूप में पाई जाती है? ट्राईग्लिसराइड के रूप में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं जो कि 3 फैटी एसिड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से जो सामान्य वसाएं हैं वो ट्राईग्लिसराइड के रूप में पाई जाती है। एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़े हुए हैं तो डाइग्लिसराइड, और तीनों जुड़े हुए हैं तो ट्राईग्लिसराइड। और हम जो हमारी वसाएं होती हैं उनमें 3 फैटी एसिड जुड़े रहते हैं, इस कारण हम उनको ट्राईग्लिसराइड कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लिपिड के प्रकार। लिपिड के प्रकार पढ़ेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ लिपिड है या लिपिड के प्रकार है, तो रासायनिक जो संरचनाएं हैं कि वो किस किस से मिलकर बने होते हैं उसके आधार पर हम इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। जैसे पहला है सरल वसा। तो सरल वसा के अंदर क्या होता है? इनका निर्माण केवल और केवल वसीय अम्ल और एल्कोहल से होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो सरल वसाएं सबसे सिंपल वसाएं होती है, सिंपल लिपिड होती है, उनका निर्माण केवल और केवल वसा अम्ल से और एल्कोहल से होता है। अब एल्कोहल में कोई भी हो सकता है, जैसे सबसे सर्वमान्य एल्कोहल हम ग्लिसरॉल लेते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल के अलावा भी कोई एल्कोहल पाए जा सकते हैं। तो ये जो साधारण वसाएं होती है इनको फिर हम 2 भागों में बांटते हैं। ये तो ग्लिसराइड, देखिए ग्लिसराइड मतलब, ग्लिसराइड का मतलब ही ये है कि इन वसाओं में जो एल्कोहल होगा वो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो एल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल होगा, इस कारण उनको हम ग्लिसराइड कहेंगे। तो जो जितने भी ग्लिसराइड होती है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से निर्मित होती है। और ग्लिसरॉल क्या है? एक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो वसीय अम्लों के साथ जब ग्लिसरॉल पाया जाता है तो हम उनको ग्लिसराइड कहते हैं। और मुख्य रूप से जो ग्लिसराइड होते हैं वो किस रूप में होता है? ट्राईग्लिसराइड के रूप में, क्योंकि इसमें 3 OH समूह होते हैं, और 3 OH समूह होते हैं वो 3 फैटी एसिड के साथ बंध बनाते हैं, तो ये हो गया ट्राईग्लिसराइड। तो जो सामान्य साधारण वसाएं होती है वो ट्राईग्लिसराइड के रूप में होती है। अब इनमें से भी ये जो ग्लिसराइड होते हैं वो दो टाइप के हैं। जैसे एक तो हम तेल कहाँ में लेते हैं? वनस्पति तेल, और वसाई कहाँ में लेते हैं? जो तेल होते हैं जैसे सरसों का तेल है या अलसी का तेल है या सोयाबीन का तेल है, तो ये तेल क्या होते हैं? तो ये सामान्य ताप पर द्रव रूप में रहते हैं। हम देखते हैं कि तेल जमते नहीं है और द्रव रूप में रहते हैं। कारण क्या है इनका? कि इनमें असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। यही कारण है कि तेल है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। कारण क्या है? कि इनमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल जिनमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये इस बॉन्ड का आसानी से अपघटन हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन आसानी से हो जाता है, इसलिए तेल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माने जाते हैं। दूसरा है जिसको फैट या वसा हम लेते हैं। तो फैट जो होते हैं ये साधारण ताप पर ठोस रूप में होता है। साधारण ताप पर ठोस रूप में होते हैं वसा, क्योंकि इनमें संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ये ठोस क्यों जाता है? क्योंकि संतृप्त वसीय अम्ल है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है। तो ये संतृप्त होने के कारण ये साधारण ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। जैसे घी और मक्खन इसका उदाहरण है। इसके अलावा नारियल तेल और ताड़ का तेल, ये भी उदाहरण याद रखिएगा। नारियल तेल हम देखते हैं कि जैसे जब भी टेम्परेचर कम होता है तो ये जम जाता है, ताड़ का तेल भी जम जाता है। तो इनमें क्या होता है? इनमें संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं अपवास रूप, नारियल के तेल में और ताड़ के तेल में। इसी तरह से जो तेल होते हैं उनमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। इसके उदाहरण वनस्पति तेल और मछली का तेल। ये मछली का जो तेल है ये भी द्रव रूप में रहता है और इसमें भी असंतृप्त वसीय अम्ल माने जाते हैं, इसलिए ये भी कई विटामिन्स का या कई पोषकों का स्रोत होता है। जो संतृप्त वसीय अम्ल वाले होते हैं उनको हम वसाएं या फैट बोलें, तो उनमें घी, मक्खन, नारियल का तेल और ताड़ का तेल इसके उदाहरण है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इनमें संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। इस सिंगल बंध का ब्रेकडाउन आसानी से नहीं हो पाता है और ये शरीर में जमने लगते हैं। अब ये बात ये आती है कि आखिर इनका निर्माण कैसे होता है।
अगर हमने फैटी एसिड पढ़ लिया और ग्लिसरॉल पढ़ लिया, तो मान लीजिए ये ग्लिसरॉल है CH2OH CHOH CH2OH, और ये 3 है वो फैटी एसिड है CH3 CH2N। अब N की संख्या 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, लंबी श्रृंखला हो सकती है, और इसके एक किनारे पर है COOH समूह है। तो ये 3 फैटी एसिड हो गए, 1 2 और 3। ये तीनों फैटी एसिड है वो OH के साथ जाके जुड़ेंगे, इस OH के साथ जाके। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिएगा, ये जो अम्ल होगा, इस अम्ल का तो काम आएगा H, और एल्कोहल का आएगा OH समूह है। तो अम्ल का H और एल्कोहल का OH समूह मिलकर पानी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से 3 अणु पानी के निकल जाएंगे, और ये जो इनके बीच में बंध बनेगा वो एस्टर बंध बनेगा, जैसे CH2O COO CH2N CH3। तो ये 3 एस्टर बंध बन गए, और इस संरचना को हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड का मतलब है एक वसा का निर्माण हो चुका है या लिपिड का निर्माण हो चुका है। तो इस तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर साधारण वसा का निर्माण करते हैं। यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हम लिपिड को फैट भी कहते हैं, हालांकि कुछ अंतर हो सकता है इनमें। जिस लिपिड होता है वो एक बड़ा कार्बनिक यौगिकों का समूह है, और फैट होते हैं वो हमारी स्किन में जंतुओं में पाए जाने वाले लिपिड ही होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दूसरा इसका रूप। अगर ग्लिसरॉल होता है तो उनको ग्लिसराइड कह देते हैं, और हम एक मोम भी देखते हैं वैक्स, वो भी एक वसा की तरह होता है। तो मोम क्या होता है, ये साधारण वसा ही होती है, बिल्कुल सरल वसा होती है, और रासायनिक रूप से बिल्कुल निष्क्रिय होती हैं, किसी से भी कोई क्रिया नहीं करती हैं। अब फर्क क्या है साधारण वसा में और मोम में, मतलब ग्लिसराइड में और इसमें मोम में फ़र्क क्या है? तो इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पर वसीय अम्ल तो सब में हो गए, अब फ़र्क यहाँ पर है इस एल्कोहल में। वहाँ पर एल्कोहल था ग्लिसरॉल, लेकिन यहाँ पर केवल मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। मोनोहाइड्रोक्सी का मतलब है उसमें एक ही OH समूह पाया जाएगा, जबकि ग्लिसरॉल में कितने समूह थे, 3 समूह थे। तो यहाँ पर फ़र्क इतना ही है कि जब लंबी श्रृंखला वाला कोई मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा, जिसमें एक ही हाइड्रोक्सी समूह होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बंध होंगे, डबल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पर, केवल सिंगल बंध। तो एक लंबी श्रृंखला वाला एक ही हाइड्रोक्सी समूह वाला एल्कोहल और वसीय अम्ल जब मिलते हैं तो मोम बनती है, ये याद रखने वाली बात है। अगर यहाँ हम ग्लिसरॉल ले लेंगे तो वसा बन जाएगी, और अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी समूह वाला एल्कोहल ले लेंगे तो मोम बन जाता है। इसके उदाहरण जैसे मधुमक्खी का मोम है बीवेक्स, पादपों पर मोम का आवरण होता है, वो भी इसी का उदाहरण है। और मानव में कई पाए जाने वाले जैसे सिरोमिनस ग्लैंड से मोम बनता है, कान के अंदर मोम बनता है, तो वो सभी के उदाहरण मोम के हैं, जो कि वसीय अम्ल और लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल के द्वारा बनते हैं। यहाँ पर 3 तरह के OH समूह नहीं होते हैं। इसमें कुछ स्पेशल भी आपको बता देते हैं कि व्हेल और जो डॉल्फिन स्तनधारी है उनके सिर में स्पर्मासेटाई नामक मोम पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोम है, और कई लीटर तक ये उनके सिर में स्टोर रहता है। ये एक हार्ड और ऑयली वैक्स होता है, जो ये व्हेल और डॉल्फिन को उत्प्लावन बल भी प्रदान कर सकता है, या इनकी सुरक्षा करने का भी, चोट से इनकी सुरक्षा करने का भी काम करता है। तो व्हेल और डॉल्फिन जैसी जो पानी में पाए जाते हैं स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी जैसे व्हेल है, तो उनके सिर में स्पर्मासेटाई नामक मोम पाया जाता है। एक मोम है कार्नोबा वैक्स, इसको क्वीन ऑफ वैक्स कहते हैं, यानी मोम की रानी। इसको मोम की रानी कहा जाता है, इसको मोम की रानी कहते हैं। ये एक ब्राज़ील के अंदर एक पाम वृक्ष है, उससे ये प्राप्त किया जाता है, और ये हमारे वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल वैक्स है, सबसे कठोर प्राकृतिक मोम होता है, और ये इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, ये जम जाता है। नेक्स्ट अपन इसके जो दूसरा रूप है वो लेते हैं संयुक्त वसा, जिसको कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं। संयुक्त में देखिए वसीय अम्ल तो होंगे, ग्लिसरॉल भी होगा, लेकिन इसके साथ कोई अन्य पदार्थ संयुक्त और हो जाएगा, जो भी कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। बता दिए ये दो घटक तो होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा घटक और
कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जुड़ सकता है तो हम उसको संयुक्त वसा कह देते हैं। जैसे इसके उदाहरण है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल तो होते ही होते हैं, और फॉस्फो अर्थात H3PO4 फॉस्फेट और जुड़ जाता है। तो फॉस्फोलिपिड का मतलब है लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, या हम ये कह देंगे कि वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल और H3PO4, ये तो हो गई वसा, और एक हो गया इसमें H3PO4 फॉस्फेट समूह, तो इनके जुड़ने से फॉस्फोलिपिड बन गए। इस फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि लेसिथीन है, सिफेलिन फॉस्फोलिपिड है, स्पिंगोमाइलिन्स फॉस्फोलिपिड है, ये सभी फॉस्फोलिपिड होते हैं। तो जो लेसिथीन फॉस्फोलिपिड है हमारे लीवर के अंदर बनता है, और लीवर में इसकी जब कमी हो जाती है तो फैटी लीवर हो जाता है, यानी लीवर में वसाएं जमने लग जाती है। तो लेसिथीन लीवर के लिए भी लीवर में बनता है, लीवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इसकी कमी होने पर लीवर खराब हो सकता है, फैटी लीवर में बदल सकता है। सिफिलिन फॉस्फोलिपिड है जो अंडे के अंदर पाया जाता है, और जो प्लेटलेट होती है ब्लड प्लेटलेट उसके अंदर पाया जाता है। स्पिंगोमाइलिन जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसके अंदर ये फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें ग्लिसरॉल नहीं होगा, ग्लिसरॉल की जगह इसमें स्पिंगोजोसिन उपस्थित होगा, और ये हमारे नर्वस सिस्टम में अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा। तो लेसिथीन, सिफेलिन, स्पिंगोमाइलिन्स ये सभी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और संयुक्त वसा के उदाहरण है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं इसके अंदर नंबर आगे ग्लाइकोलिपिड। देखो ग्लाइकोलिपिड किससे बना हुआ है, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों को तो हम वसा कहते हैं, तो इसको या तो लिख दो लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, या तीनों को लिख दो। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। क्रोमोलिपिड, ये लिपिड तो होगा और इसके साथ कोई वर्णक होगा, जैसे कैरोटीन या जेंतोफिल है वो क्रोमोलिपिड के उदाहरण है। तीसरा इसका रूप है व्युत्पन्न वसा, डेराइव्ड लिपिड्स। व्युत्पन्न वसा में क्या होता है, ये सरल या संयुक्त की जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है शरीर में, तो उन रासायनिक अभिक्रियाएं होने से जब सरल वसाएं और संयुक्त वसाएं जब रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उनके रासायनिक अभिक्रिया करने से संयुक्त वसा का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है स्टेरॉइड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड में दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्टेरॉइड ही होता है और एक स्टीरोल होता है। तो जो स्टीरोल है, स्टीरोल में क्या होता है, OH समूह उपस्थित होता है, रोल ओल, तो इसमें OH समूह उपस्थित होता है। जैसे फाइटोस्टेरोल ये प्लांट्स में होता है, कोलेस्ट्रॉल ये एनिमल्स में होता है, अर्गेस्टेरोल कवक में होता है। तो जब हम ये कवक में होता है या हमारे जंतुओं के जब शरीर में इनका इस्तेमाल होता है तो जंतुओं में भी पाया जा सकता है। कोप्रोस्टेरोल, जब शरीर में स्टेरोल ज़्यादा हो जाता है तो उसको मल के साथ बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये स्टेरोल होते हैं, ये सब व्युत्पन्न वसा के उदाहरण है। फाइटोस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरोल और कोप्रोस्टेरोल, इसमें सब में OH समूह पाया जाता है। जब कुछ स्टेरॉइड ऐसे होते हैं जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में लगभग सिंगल बंध वाले, हो सकता है कि कहीं पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकांशतः इनमें सिंगल बंध होता है। जैसे विटामिन डी है, जितने भी लिंगी हार्मोन है, लिंग हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिस्टेरॉइड जो कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिस्टेरॉइड्स, इनका निर्माण भी वसा के द्वारा होता है, अर्थात ये व्युत्पन्न वसा के उदाहरण है। तो एक हम ये कह सकते हैं अगर वसा का उपयोग नहीं किया जाए ना तो लिंग हार्मोन नहीं बनेंगे, तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। तो वसा का समुचित उपयोग शरीर के लिए होना ही चाहिए। नेक्स्ट अपन लेते हैं, इसमें कुछ स्पेशल देख लेते हैं कि हमारे शरीर में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ये मानव की त्वचा में पाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। तो ये एक कोलेस्ट्रॉल ही है, ये एक वसाकाई रूप है, कोलेस्ट्रॉल ही है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें स्किन पर पड़ती है, शरीर एक्सपोजर होता है धूप में, तो त्वचा के अंदर विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। इस विटामिन डी का एक नाम और है, विटामिन D3 भी कहते हैं, या इसको कोलेकेल्सिफेरोल भी कहते हैं।
हम डी को कैल्सिफेरोल कहते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न है, तो इसको कोलेकैल्सिफेरोल भी कहा जाता है, या विटामिन D3 भी कहते हैं, या इसको विटामिन डी भी कहा जाता है। विटामिन D3 या कोलेकैल्सिफेरोल भी इसको कहते हैं। ये जो अर्गोस्टेरोल है, ये स्टेरोल कवकों में पाया जाता है। जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है। ये विटामिन D2 अर्थात D2 का मतलब है ये हमारे शरीर में विटामिन D2 अर्थात जिसको अर्गोकैल्सिफेरोल कहते हैं। अर्गोट यानी एक अर्गोट वर्ड है जिसका मतलब कवक होता है, तो अर्गोट या कवकों में पाया जाता है जो विटामिन D2 या अर्गोकैल्सिफेरोल का संश्लेषण करते हैं। तो नेक्स्ट है कोप्रोस्टेरोल। देखिए शरीर में क्या होता है, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल होता है को कोप्रोस्टेरोल में बदल दिया जाता है और उसको मल के साथ आंतों से बाहर निकाल दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। अन्यथा क्या होगा, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड वेसल्स में जम जाएगा, नुकसानदायक होगा। जैसे हमारे ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स की दीवार में ये जम जाएगा, इससे जो रुधिरवाहिनियों का जो व्यास है वो व्यास कम हो जाएगा, और व्यास कम हो जाएगा तो बीपी बढ़ेगा और हार्ट पर जोर पड़ेगा, इसलिए कई तरह की बीमारियां हो जाएगी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल के जमने से। लेकिन हमारा शरीर नेचुरली क्या करता है, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कोप्रोस्टेरोल में बदल कर मल के साथ बाहर भेज देता है, और कोलेस्ट्रॉल उतना ही हमारे शरीर में रहता है जो हमारे लिए सुरक्षित रहता है। इस कारण अधिक मात्रा में वसा का उपयोग है वो सही नहीं माना जाएगा इस स्थिति के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं वसा के कार्य, और ये हमारा अंतिम है कि वसा क्या क्या काम करती है। तो वसा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और हम जानते हैं कि 1 ग्राम वसा से सबसे ज़्यादा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आप इसको अगर 9 किलो कैलोरी आए तो भी इसमें सही माना जाता है कि सबसे ज़्यादा 1 ग्राम का कार्बनिक यौगिक जो वसा होती है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है। यही कारण है कि हम सर्दियों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और हम सर्दियों में घी या वसाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके 1 ग्राम मात्रा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन से जैसे फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, तो हमारी कोशिका झिल्ली बनाने में भी वसाएं सहायक है। वसा है वो ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए त्वचा के नीचे ये जम जाती है और ऊष्मारोधी परत का कार्य करती है। यही कारण है कि जो ठंड में रहते हैं जीव, उनकी त्वचा के नीचे बहुत मोटा वसा का एक आवरण पाया जाता है जिसको बल्बर कहते हैं, वो पाया जाता है। तो उसमें वो ऊष्मारोधी परत का कार्य करती है, जिसमें शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, बाहर की ऊष्मा शरीर के अंदर नहीं जाती है, तो एक इंसुलेटर का काम करेगी ये। न्यूरॉन होते हैं हमारे तंत्रिका कोशिकाएं, उस पर मालिनाछंद का आवरण होता है, तो वो विद्युत अवरोधी परत की तरह कार्य करता है। अर्थात जो संकेत आते हैं उनको बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर के किसी भी संकेत से वो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो विद्युत अवरोधक परत की तरह कार्य करेगा। कुछ वसा में जो घुलनशील विटामिन है D के, उनके अवशोषण में भी वसाएं सहायक होती है। लिंग हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो इन सभी लिंग हार्मोन के निर्माण भी वसाएं करती है। तो अगर वसा का प्रयोग सही नहीं करेंगे तो इनका निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, तो कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मोम होती है वो वाष्पोजन को कम कर सकती है, जैसे पादपों में, तो मोम है वो वाष्पोजन को कम कर सकती है। पादपों के ऊपर मोम का आवरण बन जाता है जो कि वाष्पोजन को कम करने का काम करता है। वो लास्ट इसके कार्य देख लेते हैं हम। इसके कुछ कार्य हैं ये कि लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड है, हमने कहा कि ये यकृत में बनता है, और ये क्या करता है, यकृत में वसा के अभिगमन करने में आवश्यक है, यानी वसा को यकृत से बाहर भेजने में या वसा का निर्माण करने में, तो वसा के अभिगमन में ये आवश्यक होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो यकृत से लिपिड जो होते हैं वसा उसका अभिगमन बाधित हो जाता है, यानी वसाएं यकृत से बाहर नहीं निकल पाती है, वापस शरीर में नहीं पहुंचती है, जिससे यकृत में लिपिड जमने लगते हैं। और जब यकृत में लिपिड या वसाएं जम जाती है तो उसको फैटी लीवर कहते हैं, और ऐसे लीवर है फिर खराब हो जाता है। तो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है यकृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिफिलिन नाम का फॉस्फोलिपिड है, ये हमारे रक्त की ब्लड प्लेटलेट यानी रक्त बिंबाणु जो होते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये बिंबाणु हम जानते हैं कि बिंबाणु रक्त क्लोटिंग या रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं।
तो सिपेलिन नामक फोस्फोलिपिड है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे रक्त की बिंबणु या ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है। और विभिन्न तरह के कोष के अवयव है, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, चाहे अंतःप्रदेवी जालिका मान लो, चाहे गोल्जी बॉडी मान लो, तो इन सब की जो झिल्लियाँ होती है उनका झिल्लियों का निर्माण भी वसाएं करती है। तो आज की इस टॉपिक में हमने वसा को कम्प्लीटली पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस अन्य जो स्रावी पदार्थ होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप ओके बायोलॉजी के नाम के पास आपको रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें,